हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिजनिया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उल हक। इस वीडियो में हम लोग जो नेट का सिलेबस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, उसके बारे में जानेंगे कि किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है। और आप एक पेंसिल और नेट का जो सिलेबस है उसका जेरॉक्स अपने साथ रखिएगा, ताकि जो भी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ना है तो आप उसको लिख लीजिएगा, और किस चीज़ों को स्किप करना है, मतलब छोड़ना है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 10 यूनिट होते हैं, ठीक, और हर एक यूनिट के अंदर 10 टॉपिक हैं, तो टोटल टॉपिक्स कितने हो गए? 100। ठीक है, और यूनिट कितने हो गए? 10। तो शुरुआत है सबसे पहले यूनिट 1 से। ये जो पहला पॉइंट है, डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, ये जो है आपको ईपीजी पाठशाला में ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, ये आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको गूगल से पढ़ सकते हैं, इसको सेम आपका टॉपिक मिल जाएगा गूगल पे। फिर उसके बाद तीसरा जो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग वाला, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा, पूरा सेम जैसे है टॉपिक। फिर उसके बाद चौथा जो है इंफॉर्मेशन साइंस, रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ तक तो आप स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी, इसको आप मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ईपीजी में भी मिल जाएगा, ई ज्ञान कोश में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको ये मिलेगा। तो ईपीजी में आप जाके पार्ट 1 में इसको देखिएगा, नॉलेज सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। पहला चैप्टर ही नॉलेज सोसाइटी है ईपीजी पाठशाला का। ठीक है, मतलब पार्ट 1 जो है वो क्या है, नॉलेज सोसाइटी के बारे में है। तो आप वहाँ से इसको पढ़िएगा, और इसमें क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, स्किप नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, इसको आप जनरल पेपर से पढ़ सकते हैं, मतलब जनरल पेपर में जो आपके पास जो भी किताब होगा वहाँ से आप इसको पढ़िएगा। ठीक, और इसमें कम्युनिकेशन में ही पांचवा पॉइंट जो है, उसमें देखिए लास्ट में लिखा है ना, ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 6 पॉइंट है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। ये वाला जो है आप इसको क्या करेंगे कि ईपीजी पाठशाला में ये दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ईपीजी में पार्ट 4 में ये दिया हुआ है, और ई ज्ञान कोश में भी है, तो आप जहाँ से चाहिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 7th पॉइंट है आईपीआर एंड लीगल इश्यूज़, ये गूगल कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों में दिया हुआ है, लेकिन ईपीजी ज्ञान कोश में, मगर गूगल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और उसमें ज़्यादा डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट जो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आपको गूगल में मिलेगा, और साथ में ईपीजी में दिया हुआ है, मगर थोड़ा सा दिया है प्लेगरिज्म के बारे में। ठीक है, पार्ट 5 में मॉड्यूल आप देखेंगे 38 में, वहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर आता है आपका 9वां पॉइंट जो है आरटीआई और आईटी, ये आप गूगल से पढ़िएगा। ईपीजी में भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो ये आप इसको गूगल करके देखिएगा। ठीक है, फिर 10वां पॉइंट जो है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, इसको आप गूगल से देखिएगा। ईपीजी में ई ज्ञान कोश में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको आप गूगल करके देखिएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 था। इसके बाद यूनिट 2, जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। अब इसमें जो हिस्टोरिकल है, अब हिस्टोरिकल में तो कुछ भी सवाल हो सकता है। आपको क्या करना है इसमें कि एंशिएंट भी पढ़ना होगा, फिर आपको मिडिवल भी पढ़ना होगा, और मॉडर्न भी पढ़ना होगा, तो पूरा हिस्ट्री आप इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक जितने भी लाइब्रेरीज़ बने उन सब के आपको पढ़ना है। फिर कमेटी और कमीशन भी आपको पढ़ना है। तो ये जो है आप इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से आप पढ़िएगा, हिस्टोरिकल जो है हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी का, वहाँ से आप पढ़िएगा। और कमिटीज़ और कमीशन जो है आपको इग्नू के नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है, जो बिलीव का नोट्स है।
ठीक है, तो वहाँ से इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत। फिर उसके बाद आपका दूसरा है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। अब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ में क्या करना है कि जैसे एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल, ये जो दिया हुआ है ना, इसको आपको क्या करना है कि ईपीजी पाठशाला में जाएंगे आप, और वहाँ पे पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13, ये तीनों जो है आपको एक एक इसका पार्ट मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब डिटेल में। तो यहाँ पे तो सिर्फ टाइप्स की बात कर रहा है, लेकिन यही चीज़ आपको यूनिट 10 में इसी चीज़ को एक एक पार्ट में बना देगा। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको लिख लीजिएगा कि पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13 में ये तीनों दिया हुआ है ईपीजी पाठशाला में, वहाँ से पढ़ना है। और नेशनल लाइब्रेरी जो है आपको गूगल से पढ़ना है, और ऑफिशियल साइट इसका जाके आप वहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नेशनल लाइब्रेरी। फिर उसके बाद आपका तीसरा आता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट्स। ये तो आपको भी पता है कि ये जितने एक्ट हैं, पब्लिक एक्ट हैं, और लाइब्रेरी सेस कहाँ कहाँ लगते हैं, ये सवाल अक्सर पूछता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और सवाल ये भी पूछ लेता है अरेंज करने के लिए ईयर। ठीक है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो है, तो इसको आप 1867 वाला, तो इसको आप गूगल से करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये जो है द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, इसको भी आप गूगल से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो चौथा पॉइंट है। तो इसमें तो पहले सवाल थोड़ा सा इजी पूछता था कि इम्प्लीकेशन पूछ दिया, या 5 लॉज को सजाने के लिए पूछ लेता था। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो आता है कि 5 लॉज से रिलेटेड किस किस ने क्या क्या कहा है, उसको अरेंज करने के लिए। तो ये आप ई ज्ञान कोश पे देखिएगा, और इग्नू पे भी दिया हुआ है। इग्नू के अगर आप नोट्स देखिएगा 221 वाला जो बिलीव का है नोट्स, उसमें आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि दिया हुआ ये 5 लॉज के बारे में। तो उसमें दिया है 2008 तक दिया है। ठीक है ना, कैरोल सिम्पसन तक दिया है कि उन्होंने क्या कहा था 5 लॉज के बारे में, उन्होंने अपना एक अलग दिया था 5 लॉज, तो वहाँ तक वो दिया है। लेकिन 2014 में वो CLC जो कॉन्नावे जो थी उनको उन्होंने दिया था, तो वो भी सवाल पूछा है नेट में। तो वो जो है वो CLC वाला वो आपको मिलेगा गूगल पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पांचवा पॉइंट जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन। ये जो है आपको पूरा बना बनाया मटेरियल इस पर मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये आपका जो पांचवा पॉइंट है वो आपको ई ज्ञान कोश पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें जैसे आपको ये सब भी चीज़ें थोड़ा डिटेल जाके पढ़िएगा कि एम.ए. गोपीनाथ ने 3 तरह के इवोल्यूशन दिया था लाइब्रेरी प्रोफेशन का, जो स्कॉलरली पीरियड और वोकेशनल पीरियड और फिर प्रोफेशनल पीरियड, ये भी सवाल पूछता है। तो थोड़ा इसको डिटेल पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 6 पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको आप हर जगह से पढ़िएगा, ई ज्ञान कोश से भी पढ़िएगा, ईपीजी पाठशाला से भी पढ़िएगा, दोनों पे मिल जाएगा आपको, पूरा बना बनाया नोट्स इस पर आपको मिलेगा। ठीक है, मगर आपको ये भी करना है कि इसका सबका ऑफिशियल साइट भी जाके देखना है। सबको गूगल कीजिएगा और इसका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके इसको पढ़िएगा, क्योंकि करेंट सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ़ला है, तो इफ़ला आप सर्च कीजिए गूगल पे, और इफ़ला के बारे में तो आप बेसिक तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन जो करेंट होता है ना वो ई ज्ञान कोश या ईपीजी पाठशाला में नहीं होता है। तो आप उसको करेंट के लिए क्या करेंगे, गूगल पे जाके आप इसका ऑफिशियल साइट देखिएगा, और फिर वहाँ से आप उसको पढ़िएगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इफ़ला क्या क्या चीज़ें दे रहा है, क्या चीज़ें इसकी पब्लिकेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हर एक डिटेल इसका पढ़िएगा। आप उसमें जाइएगा, ऑप्शन देखिएगा, हिस्ट्री आएगा या अबाउट अस आएगा, फिर उसके नीचे आप देखिएगा प्रोडक्ट, सर्विसेज और न्यूज़, ब्लॉग्स, इस तरह से ऑप्शन में वहाँ आता है। तो आप उस सबको देख के अच्छे से पढ़िएगा, और वहाँ से आपको क्या होगा, करेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको आप टिक करके रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है 7वां पॉइंट जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया। ये जो है आप इसको
चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल में आप पढ़िएगा, वरना इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो 7वां पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं और 8वां पॉइंट को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल से इसको पढ़ सकते हैं आप। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ यूज़र्स, यूज़र स्टडीज़ और यूज़र एजुकेशन। ये जो है आपको मिल जाएगा EPG में दिया हुआ है और ई ज्ञान कोश में भी है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और EPG में आप इसको पार्ट 4 में इसको देखिएगा, यूज़र्स के बारे में दिया हुआ है, और पार्ट 15 में भी यूज़र्स के बारे में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो 10वां पॉइंट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, आप इसको ई ज्ञान कोश से भी पढ़ लीजिएगा, EPG पाठशाला से भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और EPG पाठशाला में पार्ट 20 में ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाला, ठीक है। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है यूनिट 3, ये जो है सोर्सेस है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब हेडिंग ही कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस पर मटेरियल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। EPG का पार्ट 4 जो है उसमें ये सोर्सेस का ही दिया हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट भी आपको वहाँ से मिलेगा पार्ट 4 में EPG का, और इग्नू का आपके पास नोट्स हो तो आप 222 वाला जो है BLI 222 वाला, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आपको मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी, अब इसी को इसने पार्ट में बांट दिया, जो सोर्सेस हैं उसी को अब यहाँ पे पार्ट में बांट दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर इसके बाद टर्शियरी भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखिए प्राइमरी सोर्स जो तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या दे रहा है, जर्नल्स दे रहा है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग दे रहा है, पेटेंट्स दे रहा है, स्टैंडर्ड्स दे रहा है, थेसिस दे रहा है, एंड डिसर्टेशन दे रहा है, फिर ट्रेड लिटरेचर दे रहा है। तो अब जिसको ये ना पता हो कि थेसिस और डिसर्टेशन किस में आता है, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा हो तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था सिलेबस में कि ये प्राइमरी में है। तो आप यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यहाँ से भी समझ सकते थे, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका चौथा पॉइंट जो है, सेकेंडरी में भी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफीज़, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स, ठीक, ये सेकेंडरी में है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है टर्शियरी सोर्सेज, इसमें आपको डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स और अल्मैनिक्स आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कोई चीज़ सेकेंडरी में भी आ रहा है, कोई चीज़ टर्शियरी में भी दिया रहा है, तो ये इसलिए होता है आपको कन्फ्यूज़न क्योंकि आप लोगों ने अगर EPG पाठशाला नहीं पढ़ा है तो होता है। अगर आप EPG पाठशाला या इग्नू का या ई ज्ञान कोश आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि जो पायोनियर्स हैं, जो बड़े बड़े आदमी थे जो कंट्रीब्यूट किए थे लाइब्रेरी साइंस में, उन लोगों ने अपनी अपनी बात को जो रखा है ना, तो ये सोर्सेस को जो दिया है, तो उसमें कुछ लोगों ने सेकेंडरी में किसी चीज़ को रखा है, कुछ लोगों ने टर्शियरी में रखा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जाके EPG का पार्ट 4 पढ़िएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, और इग्नू का भी नोट्स पढ़िएगा या ई ज्ञान कोश का, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया है कि किस इंसान ने किसको सेकेंडरी में रखा है, किसको टर्शियरी में रखा है, किसको प्राइमरी में रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 6 पॉइंट है रेफरेंस सोर्सेस, ये वाला जो है आपको मिल जाएगा EPG में पार्ट 9 में। पार्ट 9 EPG का जो है वो आपको रेफरेंस सोर्सेस का है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ये आप क्या करेंगे कि इसको एक बार ऑप्शनल रखिएगा, गूगल से आप जब टाइम मिले आप इसको गूगल से देखिएगा, सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल्स जो है ना, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाके थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका 8वां पॉइंट जो है डाटाबेसेस, तो डाटाबेसेस में आपको क्या करना है कि सिंपल, एक तो आपको EPG पाठशाला में या ई ज्ञान कोश में ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको गूगल कीजिएगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। और EPG में अगर बात करें तो EPG में थोड़ा सा दिया हुआ है पार्ट 9 में, मॉड्यूल 12 और मॉड्यूल 13 में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये
जो 9वां पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, आप इसको चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर इसको आप गूगल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 10वां पॉइंट जो है इवेलुएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस एंड वेब रिसोर्सेस, ये वाला जो है आप इसको भी स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इवेलुएशन है, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर इवेलुएशन किया होगा तो आपको याद होगा कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट 4, ये जो है कम्युनिटी, पहला पॉइंट जो है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आप इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, थोड़ा सा बस चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। स्किप ही कर दीजिएगा आप इसको, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और टोटल 100 टॉपिक्स हैं तो इतना पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है रेफरेंस सर्विसेज, तो रेफरेंस सर्विस जो है आप इसको ईपीजी पाठशाला से पढ़ लीजिएगा, और उसके नीचे जो है अलर्टिंग सर्विस, ये भी ईपीजी पाठशाला में दिया हुआ है, और इग्नू के नोट्स में भी अच्छे से दिया हुआ है, जो BLIE 228 वाला है, 228 वाला जो PDF होगा ना, आप उसमें देखिएगा, ये दोनों चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल वो सवाल ये पूछ लेता है कि जेम्स वायर का और रंगनाथन का, सैम्यूल स्वेट ग्रीन जो हैं, ये रेफरेंस सर्विस का एक तरह से फादर हैं, तो इनका डिफिनीसन पूछ लेता है, या रंगनाथन साहब का भी पूछ लेता है, ठीक है। और जेम्स वायर भी हैं, तो और भी बहुत सारे हैं, और ALA का भी इस पर बहुत सारा रोल है, तो आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। मतलब यही सब चीज़ आपको पढ़ना है, इस पर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, आप मगर पढ़िएगा, ये दोनों बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट जो है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स। इसको आप क्या कीजिएगा कि ये बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो आप इसको बस कंसेप्ट रखिएगा, डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत एक समझिए तो एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, उसका डिटेल आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, ठीक है। और जून में आपका पेपर अगर हो रहा है तो फिर टाइम तो बहुत कम है, तो इसको आप ऑप्शनल में रखिएगा कि जब टाइम बचेगा तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इसको सारी चीज़ जो दिया हुआ है ना 4 पॉइंट में, इसको आप नॉलेज होना चाहिए आपको कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5वां पॉइंट जो है वेब 2.0, 3.0 और लाइब्रेरी 2.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा 5वां पॉइंट जो है, ठीक है। और ये आपको ईपीजी पाठशाला में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, और गूगल पे तो खैर है ही, तो गूगल से भी आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप गूगल से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका ईपीजी में जो दिया हुआ है ना इसको, तो आप ईपीजी में इसका देखिएगा कि पार्ट 5 में वेब 2.0 के बारे में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंपल इसमें मतलब ये भी याद रखिएगा कि एग्ज़ाम्पल वेब 2.0 में क्या आ रहा है, या वेब 1.0 में क्या क्या आता है, वेब 2.0 में क्या होता है, सिंपल ये जनरेशन है, ठीक है ना। जैसे मैंने भी क्विज़ कराया है या आप लोग का टेस्ट लिया था, तब भी मैंने ये दिया था कि वेब 1.0 का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या वेब 2.0 के कौन कौन से हैं, तो वेब 2.0 का तो सवाल पूछा है नेट के पेपर में, तो ऐसे भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसे वेब 1.0 में आपका mp3.com भी है, ठीक है, पेज व्यू है, पब्लिशिंग है, फिर उसके बाद से ब्रिटानिका ऑनलाइन है, पर्सनल वेबसाइट्स है, ये आपका वेब 1.0 का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद वेब 2.0 में अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे कि बिट टोरेंट, विकीपीडिया, ब्लॉगिंग, विकीज़, टैगिंग, वेब सर्विसेज, इस तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे वेब 2.0 के, ठीक है। तो इस सब का वेब 1 से लेके 1, 2, 3 जितना जनरेशन है ना, आप इस सब को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा गूगल से, आपको डिटेल पता चलेगा और इसको याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है, मगर समझना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है कोलैबोरेटिव सर्विसेज, ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल सोशल नेटवर्किंग साइट से भी पूछ लिया जाता है, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट से भी पूछा जाता है, सोशल टैगिंग से भी पूछा जाता है, और
सोशल बुक मार्किंग से भी पूछा जाता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ तो उसमें पूछ लिया था ये सब, रिसर्च गेट, एकेडमिया, ज़ोटेरो, मेंडले, ये क्या है, ये एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इससे इसके फाउंडर और इसके ईयर ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल टैगिंग भी आपको देखना है और सोशल बुक मार्किंग भी आपको, ये सब का एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो आप वहाँ से भी गूगल से इसको आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ा देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, जो 7वां पॉइंट है। अब इसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल इसका जाएंगे तो सही नहीं है और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। तो इसमें सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 तरह के होते हैं, ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल और एक होता है प्रोप्राइटरी डिस्कवरी टूल्स, ठीक है। और ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल में जैसे ब्लैकलाइट, आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल पहले पूछा है, बहुत पहले सवाल पूछा था कि ब्लैकलाइट का ईयर पूछा है और उसके फाउंडर, इस तरह से पूछा है। फिर लाइब्रेरी फाइंड भी पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद से वू फाइंड, VUFIND, ये भी पूछा हुआ है। तो ये ज़्यादा डिटेल ना जाके आप इसको थोड़ा थोड़ा बस देख लीजिएगा और स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और प्रोप्राइटरी डिस्कवरी टूल में आपको जैसे प्राइमो एक्स लिब्रिस आ जाता है, एप्सको डिस्कवरी सर्विस आ जाता है, बिब्लियो कॉमन्स आ जाते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, ओपन और प्रोप्राइटरी डिस्कवरी टूल्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका 8वां पॉइंट जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा आपको, और 9वां पॉइंट जो है ये तो नेशनल है और 9वां पॉइंट जो है आपका इंटरनेशनल है। तो ये दोनों को आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा और इसका आप करंट भी चीज़ पढ़िएगा, ऑफिशियल साइट पे जाके इसके बारे में आपको पढ़ना है। और EPG ई ज्ञान को सब जगह ये आपको मिल जाएगा PDF, लेकिन करंट जो होगा इसका वो आपको कहाँ से पढ़ना है, गूगल से जाके ऑफिशियल साइट इसका ओपन करके इन सब का आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है 10वां जो है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्शिया। तो ये चीज़ का मैंने भी PDF दिया है और प्लस ये आपका EPG पाठशाला में पूरा आपको बना बनाया ये मटेरियल मिल जाएगा। EPG का पार्ट 5 में जाके आप इसको देखिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है आप इसको क्या करेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आगे बताऊंगा कि उसको स्किप करना है, लेकिन पहला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। PDF भी इस पर दिया हुआ है, पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने वहाँ पे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप इसको गूगल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन है वो EPG पाठशाला के सेकेंड पार्ट जो है उसमें पूरा यही दिया है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन का। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप दूसरा लाइन जो देखिएगा कि लिखा है ना सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सेकेंड पॉइंट का एसकॉस, ये आपको गूगल से पढ़ना होगा, ठीक है। और इसको स्किप करना चाहते तो स्किप कर लीजिएगा, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, ये DDC, UDC और CC। तो आप इसका ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल सवाल आपको नहीं बनाने हैं, आपको बस ये करना है कि इसके थोड़ा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा कि इसके एडिटर कौन कौन से कब रहे हैं और इसके टेबल्स जो हैं, और इसके साथ साथ ये मतलब ईयर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एडिशन हो गया, ईयर हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़िएगा, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा कि टाइटल वाइटल बनाना है, इस तरह की चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4 पॉइंट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है EPG पाठशाला का पार्ट 3 जो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग है। पार्ट 2 क्या था, क्लासिफिकेशन, और पार्ट 3 जो है वो क्या है, कैटलॉगिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आप ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 5वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको अक्सर देखेंगे कि पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में टिक करके रखिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा EPG पार्ट
3 में भी मिल जाएगा और पार्ट 5 में, मॉड्यूल 5 में थोड़ा सा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे जो है 6 पॉइंट जो है स्टैंडर्ड्स वाला, ये चीज़ आपको गूगल से करना है, क्योंकि यहाँ पे बस 3 ही दिया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा और इसको गूगल करके आप पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसका 7वां पॉइंट जो है मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स, ये भी आपको गूगल करना है, और ये सब के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसका ईयर याद होना चाहिए और इन सब को कौन डेवलप किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा 7वां पॉइंट भी। फिर उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, आप इसको अगर चाहते हैं तो स्किप कीजिएगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट है प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट वाला, 8वां पॉइंट में देखिए दिया है ना फर्स्ट लाइन में, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। और इसमें एक सवाल ऐसे पूछ लेता है कि प्री में कौन कौन से आते हैं, पोस्ट में कौन कौन से आते हैं, उन सब के डेवलपर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्टिंग। तो एब्स्ट्रैक्टिंग में आप इसको स्किप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में अच्छा लगता है ये, लेकिन स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां जो है, अगर पढ़ना चाहते हैं 9वां जो है एब्स्ट्रैक्टिंग, तो गूगल से पढ़ लीजिएगा। और 10वां जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ये ईपीजी के पार्ट 7 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट 6 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मटेरियल मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, आप इसको मैनेजमेंट तो हर जगह मिल जाएगा, ईपीजी पे भी मिल जाएगा, ज्ञानकोश पे भी मिल जाएगा, तो आप जिससे पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट, ये आपको इग्नू के नोट्स में मिल जाएगा, जो मैनेजमेंट का बुक है ना या पीडीएफ है, उसमें ये पूरा आपको मिल जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको वहीं से मिल जाएगा, और इसको गूगल से भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है, आप इसका बस डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा सबका, कि जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा जैसे मोटिवेशन है, तो ये पूछ लेता है थोड़ा डिटेल में जाके, तो ज़्यादा आपको डिटेल कुछ चीज़ों में नहीं जाना है, और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी में थ्योरी दी हुई होगी तो आप उसको पढ़िएगा, अगर थ्योरी नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बस उसका कंसेप्ट पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज़, ये जो है आपका इग्नू के मटेरियल में जो बिलीव का है मैनेजमेंट का, उसमें आपको पूरा ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपको मिल जाएगा इग्नू के नोट्स में, वहाँ से भी आप इसको पढ़ लेंगे। ईपीजी में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ईपीजी पाठशाला में भी मिलेगा, लेकिन इग्नू में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है ये मैनेजमेंट वाला जो है, और सब बना बनाया आपको वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़िएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी वहाँ से मिल जाएगा। और टीक्यूएम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो लाइन दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 7वां पॉइंट है लाइब्रेरी बिल्डिंग वाला, ये भी आपको इग्नू के जो बिलीव का लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो पीडीएफ है या बुक है आपके पास, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 8वां जो है MIS और MBO चेंज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये आपको इसमें MIS और MBO को छोड़ के बाकी जितने हैं चेंज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट, ये इग्नू के ही किताब से मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो मैनेजमेंट का है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और MIS गूगल कर लीजिएगा, MBO में भी ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, थोड़ा सा बस इसको गूगल से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है नॉलेज मैनेजमेंट, ये जो है ईपीजी के पार्ट 1 में मॉड्यूल 8 में ये दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से मार्केटिंग वाला जो है ईपीजी पाठशाला में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा ज़्यादा है, तो सारे चीज़ को मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे मार्केटिंग मिक्स, सेगमेंटेशन, ये दोनों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे 4 Ps फिर 7 Ps क्या क्या होते हैं, तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो और मैनेजमेंट जो है वो पूरा जो था अभी यूनिट 6 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो यूनिट 7 है मैनेजमेंट के बाद इम्पॉर्टेंट ये भी है, पूरा यूनिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है, टेक्नोलॉजी का है, ठीक है ना, मतलब सिंपल IT है,
तो यहाँ से आप इसको पढ़िएगा अच्छे से कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरल पेपर में भी आता है, तो अच्छे से ध्यान से थोड़ा इसको पढ़िएगा, थोड़ा इस पर टाइम दीजिएगा और समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको हर चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, जनरल पेपर में भी आएगा और लाइब्रेरी साइंस में भी आएगा, सब्जेक्ट में भी आएगा, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। पूरा यूनिट 7 है, फिर इसके बाद यूनिट 8 भी जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन आएगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर से है रिलेटेड, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो पहला है आप इसको गूगल से पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, और इसके नीचे जो दिया हुआ है कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, पहले ही पॉइंट में, ये आपके पास जनरल पेपर का बुक्स होंगे किसी का, तो आप वहाँ से इसको पढ़िएगा और इसका कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। कि कभी कभी इनपुट आउटपुट पूछ लेता है, स्टोरेज डिवाइसेस पूछ लेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूछ लेगा, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और समझिएगा इसको। फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ये आपको ईपीजी पाठशाला में मिल जाएगा पार्ट 5 में। और एक और बात बताऊँ आपको कि ईपीजी पाठशाला में पार्ट 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ईपीजी से, लेकिन अभी यहाँ पे जो है पार्ट 5 ईपीजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शुरू में ही ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दिया हुआ है ईपीजी पाठशाला में मॉड्यूल 6 में, वहाँ से आप इसको देखिएगा। फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन जो होता है ये आपको गूगल से पढ़ना है, ठीक है, गूगल से आप इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये भी आपको गूगल से पढ़ना है, ठीक। फिर जो छठा पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपको ईपीजी पाठशाला में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपको 7वां पॉइंट है इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सवाल कभी कभी वेब ब्राउज़र का पूछ लेता है, कभी सर्च इंजिन्स का पूछ लेता है, फिर मेटा सर्च इंजिन्स पूछ लेता है कि कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, 7वां पॉइंट जो है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो इसको आप ईपीजी पाठशाला से पढ़िएगा, पार्ट 5 में ये दिया हुआ है, ठीक है। और 9वां पॉइंट जो है हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया वाला जो है ये आप पूरा गूगल करके पढ़िएगा, ठीक है। फिर 10वां पॉइंट जो है वो ईपीजी पाठशाला में मिल जाएगा, डाटा सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी वाला, पार्ट 5 में मॉड्यूल 8 में, और जो इसमें नहीं मिलेगा आप उसको गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 6, यूनिट 7 और फिर यूनिट 8। तो यूनिट 8 में जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, तो आप इग्नू का जो नोट्स देखिएगा बिलीप का, BLIE 229 वाला, मतलब 229 वाला इग्नू का, अगर PDF है तो अच्छा है, अब बुक है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से आप इसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पूरा दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है आपका बारकोड RFID जो है, तो वो ईपीजी में दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है और ये पूरा लाइन नहीं दिया हुआ है, तो आप बारकोड RFID तो वहाँ से पढ़ सकते हैं ईपीजी से, लेकिन QR कोड फिर बायोमेट्रिक और स्मार्ट कार्ड जो है ये आपको गूगल से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर डिजिटाइजेशन जो है ये आपको इग्नू के भी नोट से मिल जाएंगे और गूगल से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपको ईपीजी पाठशाला में पार्ट 8 में पूरा डिजिटल लाइब्रेरी ही है, उस पर 30 मॉड्यूल हैं करीब, तो वहाँ से आप इस सारी चीज़ों को पढ़िएगा, डिजिटल लाइब्रेरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके बाद डिजिटल प्रिजर्वेशन जो है 5वां पॉइंट, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा ईपीजी पाठशाला के पार्ट 8 से। और उसके नीचे जो है 6 पॉइंट जो है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ईपीजी पाठशाला पार्ट 8 से। फिर उसके बाद IR जो है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, इसको आप गूगल करके पढ़िएगा, ठीक है। और इसमें जो दिया है ना इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज इन इंडिया, इसी का 7 पॉइंट का दूसरा लाइन जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से 8वां जो पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से सवाल भी आपको पूछ लिया जाता है कि कौन से 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, आपको पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, ठीक है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। फिर उसके बाद 9वां जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर है तो इसमें AI आएगा ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम, तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़िएगा और गूगल से पढ़िएगा, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद 10वां जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑन्टोलॉजी वाला जो है, इसको पूरा आप पढ़िएगा, पूरा लाइन जो है ना डाटा हार्वेस्टिंग तक नीचे जो है, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है, ऑन्टोलॉजी पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
और ये सब में जैसे बिग डाटा में भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और लिंक डाटा जो है सिमेंटिक वेब है। तो हम लोगों ने पीछे देखा था ना कि वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, तो यहाँ पे आ जा रहा है 3.0, ठीक है, सिमेंटिक वेब। तो आप ऑन्टोलॉजी को मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और ये गूगल से आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यूनिट 9 रिसर्च। रिसर्च के लिए आपके पास जो जनरल पेपर का कोई भी बुक होगा आप वहाँ से पढ़िएगा। और एमलिब में भी सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारी जगहों पे रिसर्च पढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। तो आप जब भी पढ़िएगा तो उसको ये सोच के पढ़िएगा कि नेट में है, हमको अच्छे से पढ़ना है। तो जब आपको रिसर्च पढ़ाया जाएगा या आप पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका जनरल पेपर भी उससे आपके लिए अच्छा होगा, और लाइब्रेरी साइंस में भी ये चीज़ आता है, ठीक है। और ये जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा है, चौथा है, ये चारों पॉइंट जो है आपको अगर डिसर्टेशन आप लोगों ने अगर किया होगा तो यहाँ आपको अच्छा खासा चीज़ नॉलेज हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और ये सब अगर आपको पढ़ना है तो जनरल पेपर की किताब से पढ़िएगा, अगर नहीं मिलेगा तो गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं, मगर पढ़िएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल पेपर में भी आएगा और सब्जेक्ट में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर पांचवा पॉइंट भी है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये भी आप इसको जनरल पेपर का जो बुक है होगा आपके पास, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो 6 पॉइंट है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सिलेबस देखने से देखिए फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि एक बार सवाल आपसे आर से पूछा है नेट के पेपर में कि आर क्या है, इस तरह का सवाल कुछ पूछा था। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ये याद होना चाहिए था कि हाँ ये स्टैटिस्टिकल पैकेज का कुछ है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको तुक्का मारने के काम में आ जाता है। तो अब जो सिलेबस ही नहीं देखेगा उसको पता ही नहीं चलेगा, वो आइडिया भी नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस में जो है ना स्प्रेडशीट, SPSS, विवेक्सेल, आर स्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और SPSS भी इम्पॉर्टेंट है, इसके फाउंडर और इसका ईयर वर सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। और साथ में इसमें ये कीजिएगा कि इसका एक नोट्स भी बना लीजिएगा SPSS पे, क्योंकि ये आपका रिसर्च प्रपोजल में भी काम आता है, ठीक है। जो PhD का आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखना होता है, तो वहाँ से भी आप इसको एक ही बार ऐसे ही पढ़िएगा कि वहाँ पे भी आपका काम आ जाए जो PhD करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट जो है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल। ये आपको जनरल पेपर के किताब में तो दिया हुआ है, लेकिन आप इसको गूगल कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको आप मिस मत कीजिएगा, पूरा 7 पॉइंट जो है, ठीक है। और इसमें जो APA OPA है और MLA है, शिकागो है, टोरेबियन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा किसको कैसे कैसे बना रहा है, ठीक है। कहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, कहाँ पे ईयर पहले आ रहा है, कहाँ पे बाद में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 8वां जो है आपका मैट्रिक स्टडीज़ इन LIS जो है, बिब्लियोमेट्रिक्स, सेंट्रोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक, अल्टोमेट्रिक्स। यहाँ तक तो आपको ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जैसे लिब्रामेट्री है ना। तो ये आप क्या कीजिएगा कि EPG पाठशाला में पार्ट 10 में जो है आपको ये दिया हुआ है मैट्रिक्स के बारे में, तो वहाँ से आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 पॉइंट जो है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर भी आपको गूगल से पढ़ना है और अच्छे से पढ़िएगा, 9वां पॉइंट जो है, ठीक है। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च, इसको अगर आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो कहेंगे कि इसको ऑप्शनल रख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो डिटेल में जाके पढ़िएगा, वरना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यूनिट 10। यूनिट 10 जो है लास्ट है, और इसमें जो आपको मैंने सेकेंड यूनिट में बताया था कि एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज़, वहाँ पे टाइप्स दे दिया था, और नेशनल लाइब्रेरी 4 टाइप्स दिए थे ना लाइब्रेरीज़ के। अब यहाँ पे वही चीज़ दे दिया है कि एक एक चीज़ आपको यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि EPG में पार्ट 11 में एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में पूरा डिटेल है, और पब्लिक लाइब्रेरी जो है पार्ट 13 में है, और स्पेशल लाइब्रेरी जो है पार्ट 12 में है। ये तीनों चीज़ अच्छे से पढ़िएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। और इसके नीचे जो है ना हेल्थ साइंस और कॉरपोरेट, फिर एग्रीकल्चर, और इसके बाद जो है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी, फिर यहाँ तक मतलब 7 पॉइंट तक, यानी 4 से 7 तक। ये चीज़ को आप गूगल से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ कुछ
चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, टाइम बहुत आपका लग जाएगा और ज़्यादा कुछ आपको इसमें समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा बस इसको देख लीजिएगा। और 8वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 9वां जो है कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मिलेगा तो आप इसको गूगल कीजिएगा, वरना इसको आप छोड़ के आगे बढ़िएगा। फिर जो 10वां पॉइंट है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी चिल्ड्रन एंड वुमेन, आप इसको क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। यहाँ से सवाल 1-2 पूछे जाते हैं डिसेबिलिटी से। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट रखिएगा और इसको गूगल से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। और आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको आपको ज़रूर रिप्लाई करके समझा देंगे कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़। और आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव रहिएगा कि हमें निकालना है JRF हर हाल में। ठीक है, और जो चीज़ मैंने बताया कम से कम आप ये सोच के पढ़िएगा कि एक बार हम पढ़ के देखें, आपको 100% ज़रूर फ़ायदा होगा। आप पढ़ के देखिएगा और पॉजिटिव साउंड रखना है कि मेरा होगा JRF और एकदम होगा। और मेहनत कीजिएगा अच्छे से, जो भी चीज़ पढ़िएगा आप उसको लिखिएगा। मैं बार बार शुरू से आपको कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे कि लिखने का एक हैबिट बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए। आपका भले टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको बनाइए। एक बार बनाइएगा आपके पास लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो यूनिट मैंने कहा आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। और अगेन आपको मैं दोबारा बता दूं कि EPG में पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो मैनेजमेंट है, पार्ट 8 आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, फिर उसके बाद से पार्ट 10 मैट्रिक्स वाला है, फिर 11, 12, 13 जो एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी है इसको, और पार्ट 15 जो है, और पार्ट 20। ये इतनी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा EPG पाठशाला के। और शुरू में जो है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये नॉलेज और सोसाइटी, फिर पार्ट 2 जो है आपका क्लासिफिकेशन है, पार्ट 3 जो है आपका कैटलॉगिंग है। तो इसको आप स्किप कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।